Dear students, Assalamu alaikum. This is physics for class 11th, and today we have come up with new chapter, that is motion of system of particles and rigid bodies. So the first topic is center of mass. इससे पहले कि मैं आपको सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन बता दूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपके पास एक रॉड है, ये आपके पास रॉड है, ठीक है, ये हैवी रॉड है, आपको ये उठाएंगे तो आप कहाँ से इसको उठाओगे? आप बीच में एक रस्सी यहाँ पे लगाओगे, ठीक है, तो यहाँ से इसको आप उठाओगे क्योंकि ये हैवी लॉग है या हैवी रॉड है। तो आपने इसको बीच में क्यों, यहाँ पे जो है यह है, यहाँ से यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, जो इसका सारा मास है उसका सेंटर यहाँ पे होगा। तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या है, जो मैंने ऊपर बता दिया आपको। द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब ये जो है ये रॉड, ये हम अगर ऐसा कहेंगे कि 4-5 पार्टिकल्स की बनी है, फॉर एग्जाम्पल एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, ठीक है, इसी तरह एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे। तो आपने, ये हो गया सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब ये रॉड मैंने क्या बनाया, इसको मैंने अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल बनाया। द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और इन अ बॉडी, चाहे आप इस रॉड को एक बॉडी बना दीजिए या आप इसको मान लीजिए एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। is a point. The center of mass of a system of particles or in a body is a point. ये is है, यहाँ पे as नहीं है, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, यहाँ पे is है, ठीक है, ये is है, यहाँ पे is a point at which the entire mass of the system or body is supposed to be concentrated. ऐसा ये वो पॉइंट होता है जैसा कि लग रहा है कि इसी एक पॉइंट पे सारा बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है, ठीक है, इसीलिए हम इसी पॉइंट को ऊपर खींचते हैं तो हम उसको उठा पाते हैं। So center of mass of a system of particles or in a body is a point, एक point होता है at which the entire mass of the system or body is supposed to be concentrated. जैसा लग रहा है कि उसी एक पॉइंट पे बॉडी का सारा मास कंसंट्रेटेड है, इसीलिए हम उसको उठा पाते हैं। उसी पॉइंट को हम जब उठाते हैं तो सारा बॉडी उठता है। The center of mass represents the entire body. ये पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है ये पॉइंट। ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जब हम इस पे अप्लाई फोर्स करते हैं, जिस तरह मैंने अभी फोर्स किया उसको लिफ्ट करने के लिए, उसको उठाने के लिए, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मूव्स इन द वे एज अ पॉइंट, ये एक पॉइंट की तरह मूव करता है, हैविंग मास इक्वल टू दैट ऑफ द होल सिस्टम, ठीक है। तो इसका मास है वो पूरे सिस्टम के बराबर होता है, इस एक पॉइंट का मास पूरे सिस्टम के बराबर होता है। अब हमें एक पोजीशन देखना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। यहाँ पे तो आपको आसान लग जाए कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास सेंटर में होगा इस बॉडी के, लेकिन अगर बॉडी इरेगुलर होगी, फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी इस तरह से होगी, एक तरफ ज्यादा हैवी होगी, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास आप कहाँ ढूंढोगे, तो वो जब आप देखोगे वो यहाँ पे होगा, इस थोड़ा इस साइड में होगा, ठीक है। तो इसी पॉइंट को हमने निकालना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये तो एक बॉडी थी, अगर अब दो पार्टिकल्स होंगे, एक पार्टिकल यहाँ पे, दो पार्टिकल होंगे, एक बड़ा पार्टिकल, अगर दोनों पार्टिकल का मास बराबर होगा तो इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो, हमारा दिमाग कहता है कि वो सेंटर में ही होगा, यहाँ पे इस लाइन के सेंटर में होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास। लेकिन अगर एक बॉडी हैवी होगी, ये इसमें हम पढ़ेंगे, एक हैवी है एक छोटी है, यहाँ पे मैंने एक हैवी बॉडी बनाई है, छोटी बॉडी, इनका सेंटर ऑफ मास जो है वो थोड़ा, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो थोड़ा हैवी बॉडी के साइड में होगा, यहाँ पे आप इसको उठाओगे, ठीक है। तो वो पोजीशन हमें निकालनी है। तो यहाँ पे आप ठीक में देखोगे, यहाँ पे दो बॉडीज है एम, जिनका मास m1 और m2 है, ठीक है, ये दो बॉडीज है, एक यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। तो इसको मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखा है, कमरे में रखा है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कमरे में जो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस, ये कॉर्नर, दिस इज द कॉर्नर ऑफ योर रूम, ये जो यहाँ पे और मैंने यहाँ पे लिखा, दिस इज द ओरिजिन, ठीक है। तो ये जो है ये आपके कमरे का कॉर्नर है, तो
पे ये दो पार्टिकल सिस्टम है, एक पार्टिकल का मास m1 है और एक का मास m2, ये दो पार्टिकल है, ये स्पेस में, कमरे के स्पेस में, ठीक है। तो जो m1 है उसके जो पोजीशन कर, या आप ये मान लीजिए ये आपने फ्लोर पे रखा है, ठीक है, आपने किस पे रखा है, फ्लोर पे रखा है ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, दो पार्टिकल, एक पोजीशन वेक्टर है r1, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और जो दूसरी बॉडी है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो r2 है, ठीक है। मान लीजिए इस कॉर्नर से लेके एक पार्टिकल 2 मीटर दूर है, और उसी कॉर्नर से लेके दूसरा पार्टिकल 3 मीटर दूर है, वही हो गया r1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 एंड r2 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ m2, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका कमरा है, कमरे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो अब क्या लिखूंगा मैं, कंसीडर सिस्टम consisting of two particles of masses m1 and m2 located at position vectors r1 and r2 respectively at any time। मान लीजिए 10 बजे हम ये कर रहे हैं, as shown in figure। तो अब जो ये particles है m1 and m2, there are two forces acting on each particle, दोनों पार्टिकलों पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। इस मास जो पार्टिकल ऑफ मास m1, इस पे भी दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, और पार्टिकल ऑफ मास m2, इस पे भी दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। एक फोर्स इज द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, जो पार्टिकल जो नहीं मैंने अपने हाथ से इसको उंगली से इसको फोर्स लगाया पार्टिकल है, तो दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। सो F1 एक्सटर्नल, फर्स्ट फोर्स इज F1 एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल ऑफ मास m1, ठीक है। और इसी तरह दूसरे हाथ की दूसरी उंगली से मैंने दूसरी पार्टिकल पे फोर्स लगाया, सो दैट इज F2, दैट इज आल्सो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल ऑफ मास m2। तो दो हाथों की दो उंगलियां ली मैंने, ठीक है, एक पार्टिकल पे भी मैंने फोर्स लगाया, एक उंगली से राइट हैंड की फिंगर से, और लेफ्ट हैंड की फिंगर से मैंने फोर्स लगाया, किस पे, दूसरी पार्टिकल की। या छोड़, जब मैं उंगली से फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, वहां पे विंड है, विंड की वजह से उस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। या वहां पे अर्थ है, अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दोनों पार्टिकल्स पे, ठीक है। तो देयर कैन बी मैनी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। अब टोटल एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। तो दूसरा है जो F1 एक्सटर्नल, मतलब वो टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास m1, एंड F2 एक्सटर्नल इज द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास m2, ठीक है। चाहे मेरी फिंगर की वजह से लग रहा है, विंड की वजह से लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लग रहा है, वो हो गया टोटल एक्सटर्नल फोर्स। अब दूसरा क्या है, F12 internal force on m1 due to m2। अब there is a gravitational force between the two bodies, जिस तरह अगर दो आदमी बैठे होंगे कमरे में, उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। तो दैट इज द इंटरनल फोर्स। इसी तरह m1 और m2 m2 को अपनी तरफ खींचेगा, m2 m1 को अपनी तरफ खींचेगा। सो F12 इज द फोर्स ऑन पार्टिकल इज 1, जब मैंने 1 लिखा है, फोर्स ऑन पार्टिकल ऑफ मास m1 ड्यू टू m2, जो किसने लगाया उस पे फोर्स, पार्टिकल m1 पे किसने फोर्स लगाया, m2 ने, ठीक है। एंड F21 इज द फोर्स ऑन पार्टिकल 2, इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल 2, दैट इज ड्यू टू m1, यानी m1 ने लगाया उसके m1 पे, जो m2 पे जो m1 ने फोर्स लगाया। अब टोटल फोर्स कितना होगा, so F1 total means total force on particle 1 is equal to F1 external, total external force plus F12, that is force exerted on it by the particle of mass m2, this is the total force on particle m1। Similarly total force on particle of mass m2, यहाँ पे दो बार आ गया पार्टिकल, ये काटना आप इसको, ठीक है, यहाँ पर भी दो बार आए तो एक बॉक्स को काटना। So total force on particle of mass m2 is given by F2 total is equal to, so F2 total is the total force on particle of mass m2, तो वो किसके बराबर होगा, F2 external, total external force on particle m2 plus F21 is the force exerted on it by mass m1, जो m1 ने लगाया इस पे, ठीक है। Now according to Newton's second law of motion, जो हमने पढ़ा है, d by dt of mv, एक्चुअली है ये d by dt of e is equal to F total, ये याद रखना। Rate of change of momentum is directly proportional to the external force, total external force, ठीक है। G by what is Newton's second law, d by dt, d by dt है, ठीक है, of P is equal to F, ये याद रखना, this is Newton's second law। total force, ठीक है, total rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force acting on it,
जब हम कोई गाड़ी बैठे उसको आपने धक्का मारा पीछे से, तो उसका मूवमेंट जो वो 0 से चेंज होगा। अब जब वो चल रही है तो उसमें कुछ मोमेंटम होगा। मान लीजिए आप उसमें मोमेंटम 10 है तो इसका चेंज मोमेंटम होगा कि 0 से 10 मीन्स 10 होगा इसका मोमेंटम चेंज। तो वो जितना चेंज होगा उतना ही आपने फोर्स लगाया, उतना न्यूटन आपने फोर्स लगाया है। ये न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है, ठीक है। अब कोई साइकिल वाला चल रहा है, आपने पीछे से उसको खींचा, तो उसका मोमेंटम जो है पहले 10 था, अब वो 10 से डिक्रीज हो जाएगा, 5 रह जाएगा, तो चेंज जो है वो 5 हो गया। तो आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, वही बोलता है न्यूटन सेकंड लॉ। So according to Newton's second law of motion, d by dt of p is equal to f, that is d by dt of mv is equal to f total, ठीक है, which implies d by dt of m1v1. What is m1v1? m1v1 is the momentum of particle, m1 particle of mass m1, and m2v2 is the momentum of particle of mass m2. So d by dt of m1v1 is equal to f1 total, जो टोटल फोर्स उस पर लगा है किस पे, m1 पे। तो इसी तरह d by dt of m2v2, that is rate of change of momentum of particle of mass m2 is equal to f2, that is the total force acting on particle of mass m2. तो इनको मैंने इक्वेशन 3 से और इक्वेशन 4 से डिनोट किया। Where v1 and v2 are the velocities of masses m1 and m2 respectively. अब ये जो पार्टिकल्स दो है, ये they are not at rest, they are moving, ठीक है। ये कमरे में बैठे, फ्लोर पे बैठे, लेकिन ये एक ही जगह पे नहीं है, ये मूव कर रहे हैं। अब एडिंग इक्वेशन 3 and 4 हुई गया d by dt of m1 v1 plus d by dt of m2 v2 is equal to f1 total plus f2 total. So अब d by dt मैंने कॉमन निकाला है इसको, ठीक है, वो बन जाएगा m1 v1 plus m2 v2 is equal to f1 टोटल जो है उसपे दो फोर्सेस है, f1 एक्सटर्नल प्लस f1 2 प्लस जो पार्टिकल ऑफ मास m2 उस पे भी दो फोर्सेस है, f2 एक्सटर्नल प्लस f2 1, बट f1 2 is equal to minus f2 1 according to Newton's third law. वो थर्ड लॉ क्या बोलते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी जितना फोर्स m1 m2 पे लगा था उतना ही फोर्स m2 m1 पे लगा था, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसलिए नेगेटिव साइन आता है यहाँ पे, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे लिखा है f1 2 is equal to minus f2 1। तो अब जहाँ पे f1 2 मुझे यहाँ पे आता है, इसके बदले मुझे लिखना है माइनस f2 1, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो माइनस f2 1 और प्लस f2 1 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे रह जाएगा f1 एक्सटर्नल प्लस f2 एक्सटर्नल, ठीक है। तो उसको मैंने बराबर लिखा है F, यानी टोटल एक्सटर्नल फोर्स। F is the total external force acting on the system of two particles of masses m1 and m2. F is the total external force acting on the system of particles of masses m1 and m2. वो लिखा है मैंने यहाँ पे, where F is equal to f1 external plus f2 external. This implies d by dt of m1, ठीक है। अब v किसके बराबर है, वेलोसिटी किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्वेश्चन है इसके r1, सो v1 इज इक्वल टू d by dt ऑफ r1 प्लस v2 इज इक्वल टू d by dt ऑफ r2, वही मैंने लिखा है, इसके बदले मैंने लिखा है d by, ठीक है। जिस तरह ये मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है r1, ठीक है, पहले पार्टिकल ये था r1, ठीक है, इसी तरह ये था r2। अब ये जो पार्टिकल है ये यहाँ से लेके भाग रहा है, ये यहाँ से पहुंच गया यहाँ तक, ठीक है। तो अब इसका R2 ये वाला बन जाएगा, तो इसका R2 चेंज हो गया, ठीक है, इसीलिए वही उसकी वेलोसिटी हो गई। ये पार्टिकल जो यहाँ पे था ये यहाँ पे पहुंच गया, तो इसका जो R1 था वो अब ये बन जाएगा, यानी R1 चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज भी हो सकता है, पीछे आ जाएगा। तो उसी को बोलते हैं डी बाई वेलोसिटी जो है दैट इज dr by dt। तो मैंने यहाँ पे लिखा है उसको क्या, d by dt ऑफ r1 v1 के बदले, और v2 के बदले मैंने लिखा d by dt ऑफ r2, ठीक है। अब इस d by dt को मैंने कॉमन निकाला, ये दोनों में था, ये d by dt और ये d by dt, इनको मैंने कॉमन निकाला है बाहर। पहले बाहर एक d by dt ऑलरेडी था, तो जब इसको और फिर इसमें से जो कॉमन निकाला उसको मल्टीप्लाई करके तो ये बन जाता है d स्क्वायर by dt स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अंदर रह जाएगा ये m1 और r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू f, ठीक है। और दिस इंप्लाइज f इज इक्वल टू d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर m1 r1 प्लस m2 r2, ठीक है। अब मैंने m1 प्लस m2 से दोनों मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ये देखिए यहाँ पे मैंने ये डिवाइड किया है और यहाँ पे मैंने इसको ये मल्टीप्लाई किया। अगर मैं चाहूँ तो इनको मैं काट भी सकता हूँ,
तो मुझे वही ऊपर वाली इक्वेशन रह जाएगी। आप खुद देख सकते हो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू वही रह जाएगी। अब मैंने इसको डिवाइड किया किसी एम वन प्लस एम टू से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ठीक है। तो अब ये जो एम वन प्लस एम टू इसके बदले मैंने लिखा है कैपिटल एम, ठीक है, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर आर सी एम। अब आर सी एम किसके बदले मैंने लिखा वाइट एम इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू, जो ऊपर एम वन प्लस एम टू था, इज द मास ऑफ हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट कौन है, जो वो पॉइंट है जिसको आप बोलते हैं सेंटर ऑफ मास भी आप बोल सकते हैं इसको। एम इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू इज द मास ऑफ हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट। हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे जिसको हमने पकड़ा है बीच में, राड के बीच में जो पॉइंट था वही हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट है, उसका मास है ये, उस पॉइंट का मास है, ठीक है। RCM is equal to M1 R1 plus M2 R2 by M1 plus M2 is called the position of center of mass. ये position vector किसका है, center of mass का up to particle system. Therefore RCM is equal to M1 R1 plus M2 R2 by M1 plus M2. अब मैंने M1 M2 को साइड में लिखा, अब ये नीचे लिखना, पूरी तरह से नीचे लिखना, और RCM is equal to M1 R1 plus M2 R2 by M, ये भी लिख सकते हो कैपिटल M, क्योंकि M1 plus M2 is equal to M. This implies RCM is equal to M1 R1 plus M2 R2 by M1 plus M2, और RCM is equal to M1 R1 plus M2 R2 by M. इससे हमें पता चलता है अगर आप इसको समेशन डालोगे तो इट विल बी MIRI by M. MIRI का मतलब होता है यहाँ पे लिखना है जो मैंने लिखना है I is equal to 1 to 2, ये याद रखना, इसको ये नीचे लिखना, ये नहीं लिखा है, I is equal to 1 to, आई का वैल्यू कितना है, सिर्फ 1 to 2 है, यानी अगर आप आई को 1 दोगे वैल्यू तो ये बन जाएगा M1 R1 बाय, ठीक है। फिर जब 2 दोगे वैल्यू तो प्लस M2 R2, अगर 3 इसका वैल्यू होता फिर लिखना था हमें प्लस M3 R3। अगर इसका आई का वैल्यू 1 से 4 तक मैं लिखता आई इज इक्वल टू 1 to 4, तो फिर आपको लिखना था M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस M4 R4, इसी तरह से हुआ, ठीक है। तो ये ई है जो यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है, इसके बदले अगर आप समेशन में लिखोगे तो समेशन इस तरह लिखते हैं, समेशन डालना होता है फिर लिखना होता है MIRI बाई M, ठीक है। और दिस इंप्लाइज RCM इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई M, ठीक है, क्योंकि M नीचे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। The x and y coordinates of the center of mass can be written as, इसका ऊपर आपने लिखा है XCM is equal to M1 x1 plus M2 x2 by M1 plus M2, similarly YCM, ठीक है। सेंटर ऑफ ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। XCM एंड YCM आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, जिसका उसके कोऑर्डिनेट्स थे, आपको पता है जब आप ग्राफ डालते हो ये जो पॉइंट यहाँ पे होता है, ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 2, आपने ग्राफ डाला होगा इसका, ये एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो 1 और 2 है, 1 का मतलब होगा इसका कोऑर्डिनेट x1 है और y 2 है, ठीक है, x1 है और y 2 है। इसी तरह कोई दूसरा पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है, फिर आप लिखते हो उसके कोऑर्डिनेट 3 2, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया इसके कोऑर्डिनेट्स x3 है और y2 है, ठीक है। The x and y coordinates of the center of mass can be written as x, इसी तरह जो center of mass है उसका आप लिख सकते हो M1 x1 plus M2 x2 by M1 plus M2 and YCM, ठीक है, coordinates होंगे M1 y1 plus M2 y2 by M1 plus M2. Thus the center of mass of two particle system lies between the two points, दो points के दो objects, two masses आप बोल सकते हैं, two particles lies between the two particles on the line joining them, उस लाइन पे होगा ये center of mass जो लाइन उन पार्टिकल्स को ज्वाइन करती है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास m फ्रॉम द particles m1 and m2 is in inverse ratio of masses of the particles, that is जो अब मैंने आपको ऊपर लिखवाया भी r is proportional to 1 by m और r is equal to 1 by, जब proportional को हटाएंगे r is equal to k 1 by m, this implies r1 is equal to k 1 by m1, similarly this implies जब मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई r1 m1 is equal to k, ठीक है, ये k into 1 है, ये याद रखना, ये 1 by जिस तरह आपने लिखा है, ठीक है।
ये k रेज पर 1 नहीं है, ये k इंटू 1 है। यहाँ पे k को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो k बन जाएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। r1 को m1 के साथ, इसको मैंने r1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये बन गया r1 m1। ठीक है। सिमिलरली r2 क्या बन जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, r2 क्या निकलेगा, अगर r1 m1 निकला k के बराबर, आप खुद देखना r2 m2 भी k के बराबर निकलेगा। तो फिर जब हम इसको डिवाइड करते हैं r1 m1 by r2 m2 will be equal to k by k, k by k is again 1, so r1 by m1 by r2 m2 is equal to 1 और r1 by r2 is equal to m2 by m1। अब ये रिलेशन आप याद रखना, r1 by r2 is equal to m2 by m1। ठीक है। Now consider two particles of masses m1 and m2 at a distance r from each other। अच्छा, their center of mass must lie in between them on the जो line joining them। अब फिर देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा। देखिए, ये दो पार्टिकल्स है, ये ओ जो मैंने यहाँ पे ओ नहीं है, ये पार्टिकल है। ठीक है, ये एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक और पार्टिकल है। ठीक है, ये भी पार्टिकल है। इस पार्टिकल का मास m1 है और इस पार्टिकल का मास m2 है। ठीक है, दे आर एट डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर, जो उनके बीच में डिस्टेंस है वो ये है r। ठीक है, r इज द डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2। ठीक है, तो O इज द सेंटर ऑफ दीज टू पार्टिकल्स। O जो है यहाँ पे ये सेंटर है, यहीं पे सेंटर ऑफ मास भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, सेंटर से लेके m1 तक जो डिस्टेंस है वो r1 है, और यहाँ से लेके जो डिस्टेंस यहाँ तक r2 है। ठीक है, अब अभी नहीं पता जो O है ये सेंटर में है या थोड़ा m1 की तरफ है या m2 की तरफ है, वो हम नीचे देखेंगे फिर ये कहाँ पे होगा। नाउ फ्रॉम फिग 1 r1 प्लस r2 इज, आप खुद यहाँ पे देख सकते हो, दिस r1 प्लस दिस r2 इट इज इक्वल टू दिस r। ठीक है, r1 प्लस r2, ये इतनी डिस्टेंस है। r1 मान लीजिए 4 मीटर, r2 6 मीटर है, तो ये 10 मीटर है। तो इसका मतलब m1 और m2 के बीच में 10 मीटर की डिस्टेंस है, r भी 10 है। ठीक है, so from fig r1 plus r2 is equal to r, this implies r1 is equal to r minus r2 और r2 is equal to r minus r। जिस तरह, ठीक है, r1 किसके बराबर निकला था, r minus r2, इसी तरह r2 निकलेगा r minus r1। अभी हमने ऊपर एक रिलेशन निकाले, r1 by r2 is equal to m2 by m1। ठीक है, दिस प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो m1 r1 is equal to m2 r2, इस दिस प्लस m1 r1 is equal to m2। अब r1 किसके बराबर निकला है, हमें यहाँ पे देखिए, r1 is equal to r minus r2, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, दिस इंप्लाइज m1 r1 is equal to m2, इसको m2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, r के साथ भी और r1 के साथ भी। So m1 r1 will be equal to m2 r minus m2 r1। This implies m1 r1 प्लस m2 r2, जो ये फिर था। ठीक है, m2 r2 जो है ना, m2 r1 ये वाला, इसको आप लेफ्ट साइड में ले लीजिए, ये यहाँ पे नेगेटिव है, वहाँ पे पॉजिटिव बन गया, यहाँ पे प्लस बन गया। तो m1 r1 प्लस m2 r2, तो इस राइट साइड में रह गया m2 r। ठीक है, अब r यहाँ r1 मैंने कॉमन निकाला है, सो m1 प्लस m2 r1 इज इक्वल टू m2 r। तो r1 किसके बराबर निकलता है, m2 r बाय m1 प्लस m2, आप खुद देख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली आप अब r2 का वैल्यू निकालोगे तो वहां पे आप सिर्फ ये करना है, m1 को चेंज करना है m2 के साथ। ठीक है, सो r2 विल बी अगेन इक्वल टू m1 r बाय m2 के साथ, मैंने यहाँ पे कर भी दिया ऊपर। ठीक है, अब स्पेशल केसेस यहाँ पे कुछ डिस्कस करने हैं। इफ द टू पार्टिकल्स हैव द सेम मास, अगर m1 और m2 बराबर है, यानी m1 भी 10 kg है, m2 भी 10 kg है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा है, ये दैट इज इफ m1 इज इक्वल टू m2, तो जहां पर भी m2 आएगा वहां पे m1 लिखना है। यहाँ पे देखिए हमें इक्वेशन है RCM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 बाय m1 प्लस m2। तो m1 के बदले m1 लिखेंगे और m2 के बदले भी m1 ही लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है m1 m2 के बदले m1। ठीक है, नीचे भी मैंने लिखा है, इस m2 के बदले भी मैंने लिखा है m1। तो ये बन जाएगा, m1 मैंने कॉमन निकाला है इससे, यहाँ पे देखिए इसमें m1 कॉमन निकलेगा तो r1 प्लस r2 बन रह जाएगा, तो जो रह गया यहाँ पे m1 r1 प्लस r2, तो नीचे m1 प्लस m1 बन जाएगा ट्वाइस m1। अब m1 और m1 कैंसिल हो जाएगा, ये m1 और ये m1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट आ रहा है r1 प्लस r2 बाई 2, r1 प्लस r2 बाई
2, सो आर सी एम इक्वल आर वन प्लस आर टू किसके बराबर है? यहाँ पे देखिए ऊपर आर वन प्लस आर टू किसके बराबर है? आर के बराबर है, तो आर सी एम विल बी इक्वल टू आर बाय 2। ठीक है, अब अगर आर 10 मीटर है, ठीक है, तो आर बाई 2 5 मीटर पे निकलेगा, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो 5 मीटर की डिस्टेंस पे होगा। तो दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन, जिसमें जो मैंने इसको लिखा भी है। ठीक है, सो thus for two systems of particles of equal masses the center of mass lies midway between them। जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ पे होता है? यहाँ पे सेंटर में होता है। यहाँ पे, यहाँ तक तो हमने उस साइड में भी पढ़ा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। आर से किसके बराबर निकले हैं? आर बाई 2 के बराबर। तो अगर आर 10 मीटर है, आर से विल बी 5। ठीक है, 10 पर 2 सिस्टम पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास, जब दो सिस्टम पार्टिकल्स का मास, जो दो पार्टिकल मास जो इक्वल होता है, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो लाइज मिडवे, बिल्कुल सेंटर में वो होता है सेंटर ऑफ मास। तो दूसरा कंडीशन है कि इफ द मास ऑफ वन पार्टिकल इज ग्रेटर देन द अदर, एक का मास दूसरे से ज्यादा, मान लीजिए m1 इज ग्रेटर देन m2, देन m2 कैन बी नेग्लेक्टेड कंपेयर टू m1। ठीक है, सो दैट इज m2 को हमको 0 के बराबर करना है। तो जो यहाँ पे m2 है इसको 0 के बराबर करना है, और ये जो m2 है इसको भी 0 के बराबर करना है। तो आप खुद देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है m2 के बदले 0 लिखा है, 0 इंटू r2, नीचे लिखा है m1 प्लस 0। तो m1 प्लस 0 m1 ही होगा, तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और r2 इंटू 0 0 के ही बराबर बन जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू m1 r1 बाय m1, m1 और m1 कैंसिल हो जाएगा, ये m1। ठीक है, तो हमें निकलेगा r से इक्वल टू r। इसका मतलब हो गया ये मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए क्या कहा है। इसका मतलब है जो जहाँ पे r होगा, ठीक है, r 1 होगा, वहीं पे r से भी होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने वहां पे देखा, ये एक पार्टिकल था, ये दूसरा पार्टिकल था। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो थे वो r1 था, इसका कोऑर्डिनेट जो था वो r2 था। अब फिर जो मैंने पहले पेज पे फिर बनाई वो देखना। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे आर सी का मतलब होगा, आर सी इस यहाँ से होगा, यानी आर सी एम और r2 जो है r1 जो है वो बराबर होंगे। ठीक है, यानी ये इसके नजदीक होगा। इसका मतलब क्या होगा? 10 पर 2 सिस्टम पार्टिकल्स ऑफ अनइक्वल मास, जब मास पार्टिकल्स का अनइक्वल होगा, द सेंटर ऑफ मास लाइज क्लोजर टू द पार्टिकल ऑफ हेवियर मास, जो हेवियर मास होगा उसी के नजदीक सेंटर ऑफ मास होगा, जो मैंने भी आपको समझाया भी था। तो अब ये पता चला कि ये देखिए, मैं दो बॉडीज बनाऊंगा, ये भी 10 केजी है, ये भी 10 केजी है। अगर इनको, इन दो पार्टिकल को उठाना है, तो आप एक डंडा लगा इनको। ठीक है, जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल सेंटर में होगा, यहाँ से उठाओ, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा। लेकिन अब एक पार्टिकल है, ये छोटा है, ठीक है, और यहाँ पे एक हैवियर पार्टिकल है। अब आपको क्या पता चल गया, जो सेंटर ऑफ मास है वो दैट इज क्लोज टू हैवियर मास, को सेंटर ऑफ मास आपको यहाँ पे मिलेगा। आप सेंटर में नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हैवियर पार्टिकल की तरफ, क्योंकि यहाँ पे जो m1 है दैट्स ग्रेटर देन m2, या अगर m2 ग्रेटर होगा तो m2 की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक। तो आप ये नोट करना अपनी नोटबुक पे, अगर जहाँ जहाँ पे मैंने करेक्शन किया वो भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इंशाल्लाह।